पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि आप यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी जो बात है आप सब जनसाधारण तक पहुँचा सकें। ये प्रकरण क्या है, फिर भी मैं इसको बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि एक फार्म है पिपलिया फार्म के नाम से इच्छा में। वो फार्म कुलसुम खान जी का हुआ करता था और वो फार्म लगभग 12.5 एकड़ का फार्म है और कुलसुम खान जी जो अविवाहित थी उनकी कोई संतान नहीं। कुलसुम खान जी के एक भाई उबैदुल्ला खां और उनकी एक छोटी बहन नसरीन, ये उनके परिवार था शुरुआत में। लेकिन नसरीन जी के साथ उनके पुराने विवाद चले आते थे, बहुत पुराने विवाद। मैं इस बात को इसलिए बड़ी पुख्ता तरीके से बता सकता हूं कि मैं जो है पहले से ही कुलसुम खान जी का एडवोकेट रहा और आज जो भी मैं बात बोलूंगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोलूंगा। सारी कॉपीज आज मेरे पास है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उस फार्म की, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो जो सायरा मैडम है उन्हें वो अपनी बिटिया की तरह मानती थी और उनके चचेरे भाई सिकंदर आलम खान, वो उनके भाई, और उबैदुल्ला खां क्योंकि विदेश में रहते थे, तो वो सब जो है परिवार की तरह था। नसरीन जी के साथ उनका विवाद था तो नसरीन जी उन्हें हर वक्त कभी ना कुछ जो है करके परेशान किया करती थी और पुराने कई विवाद उनके रहे और कोर्ट में भी कई केसेस इसी फार्म को लेकर के कुलसुम खान जी और नसरीन सांगा के मध्य चले, जिन केसेस को मैंने स्वयं लीड किया है। तो एक ऐसा ही मामला 98 सन 2006 का है, जो कुलसुम खान जी और उनके भाई उबैदुल्ला खां, उनकी पत्नी बेगम उबैदुल्ला खां और उनकी लड़की अलीशा यास्मीन द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन में रुद्रपुर के न्यायालय में एक इंजंक्शन का वाद, स्टे का वाद इसी फार्म को लेकर के नसरीन सांगा के विरुद्ध किया गया था। नसरीन सांगा जी ने भी एक वाद 229B का एसडीएम सितारगंज के न्यायालय में कर रखा था इसी फार्म को लेकर के कि वह उसकी मालिक है, इस बात की घोषणा कर दी जाए। सन 2014 के समय पर 31/5 सन 2014 में एक कॉम्प्रोमाइज होता है 229B के मामले में, जिसमें एक एफिडेविट देता है, मेरे पास सारी सर्टिफाइड कॉपीज हैं उसकी फोटोकॉपी। उसमें नसरीन सांगा जो हैं वो ये बयान देती हैं अपने ऑन ओथ एफिडेविट में कि इस फार्म से, जो पिपलिया फार्म है जिसे आप खान फार्म बता रहे हैं, उस फार्म से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अगर आप कहें तो मैं उसको 2 लाइन्स उसकी पढ़ के भी सुना देता हूँ, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उन्होंने क्या कहा था उस समय। और वही चीज हमने जो है जब सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय के यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज उसी बात को लेकर के हुआ और वहां भी उन्होंने एफिडेविट देके ये बात कही कि ये फार्म से, इसकी लैंड से मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आज के बाद मेरा जो कुलसुम खान जी हैं वो इस फार्म को बेचें, उसको गिफ्ट करें, वसीयत करें, मैं इस फार्म पे कभी भी इंटरफेयर नहीं करूं। मैं आपको ये बात बता देना बहुत जरूरी है। शपथ का ये उनका एफिडेविट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नसरीन सांगा जी का ये एफिडेविट में क्या कहा है इन्होंने, ये शपथ करता है इसमें कि शपथकर्ता वादग्रस्त भूमि, जो ये पिपलिया फार्म की भूमि के बाबत समझौता होकर अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। शपथकर्ता उक्त वाद की वादग्रस्त भूमि के लिए भविष्य में किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। प्रतिवादी का मतलब हम लोग, चाहे जिस तरह इस भूमि का उपयोग करें अथवा किसी दीगर व्यक्ति को बेचें, इसमें शपथकर्ती का कोई ऐतराज ना था ना भविष्य में होगा। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन। देयर आर मेनी अदर स्टेटमेंट्स आल्सो, लेकिन ये मैं आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। इसी आधार पर उनका 229B का वाद खारिज हो गया और जो वाद हमने किया था 98/2006, उसमें जब हमने कॉम्प्रोमाइज लगाया तो उसमें भी यही बात आई और कॉम्प्रोमाइज बना करके इट वाज बिकम अ पार्ट ऑफ डिक्री और हमारे फेवर में एक परमानेंट स्टे हो गया कि आप ना तो यहां घुसेंगी, ना किसी प्रकार का वाद करेंगी, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं करेंगी। और इसके एक, क्योंकि फैमिली थी, एक फैमिली है हमारी, तो बहन ही है, तो उनको 10 लाख रुपए भी दिए गए थे, उसका भी इसमें जो है हवाला दिया गया। उन्होंने 10 लाख रुपए स्वयं लिए इसमें और उसकी कॉपी भी मेरे पास है और उसका वर्णन भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक था, वो चेक भी मेरे पास है जो उन्होंने उस समय लिया था। तो दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज। इसी वादग्रस्त संपत्ति को लेकर पूर्व में हो चुका है। अब ये विवाद कहां से स्टार्ट होता है? ये विवाद की स्टार्टिंग होती है जब नवंबर 2025 में उबैदुल्ला खां साहब की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो वो अमेरिका में थे। उनकी मृत्यु से जो कुलसुम खान जी हैं बड़े सदमे में आ गई थी और वो स्वयं बीमार हो गए।
वो स्वयं बीमार हो गई और स्वयं बीमार होने के बाद उनका जो इलाज था केएमसी अस्पताल में सायरा वाड्रा जी और सिकंदर आलम खान द्वारा स्वयं कराया गया। केएमसी के जितने भी बिल्स हैं उसके एक प्रतीक रूप में मैं यहां पर लेकर के आया। मेरे पास इतनी मोटी फाइल है केएमसी की बिल्स, ये देखिए, ये ठीक है, ये बिल्स हैं जो बॉन्ड कौन लेकर के आया, किसने डिस्चार्ज कराया, सारी चीजें इसके अंदर, सारे बिल्स मेरे पास। अब जब वो बीमार हो गई तो उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर करी, वेंटिलेटर में आ गई थी कि मैं जहां पढ़ी लिखी, मैंने जहां पर अपने इस फार्म को आबाद किया, मैं मरना वहीं चाहती। तो उनका इंतजाम करवाया गया उस फार्म पे डॉक्टरों की निगरानी में, और 18/12/2025 के अनफेथफुल दिन को उनकी मृत्यु हो गई और उनका दफन 19 तारीख को हुआ। सारा इंतजाम आप लोगों ने ही किया और पूरे किछा के मुअज्जिज लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उनका दफन किया गया, सारे रिश्तेदार वहां पर मौजूद। और उसी समय जो है फिर अचानक से नसरीन सांगा जी आ गई और क्लेम करने लगी कि आई एम द ओनली वन, क्योंकि उनके बाद मैं बची भी हूं और मैं इस फार्म की मालकिन हूं। इससे पूर्व में 23/9/2024 को मैडम कुलसुम खान एक रजिस्टर्ड वसीयत आप दोनों के नाम पे इसी फार्म की ऑलरेडी कर चुकी थी। रजिस्टर्ड वसीयत की कॉपी भी मेरे पास है और दैट इज एन एक्सेप्टेड विल, वो सारे कोर्ट केसेस में लगी हुई है और उसके आधार पे आप मालिक काबिज थे। और उनकी मृत्यु के बाद से पूरे फार्म का मैनेजमेंट, वहां के स्टाफ की जितनी भी जो तनख्वाहें वगैरह हैं, फार्म को कैसे मैनेज करना है, वो सारा आप ही लोग कर रहे थे मिलकर और बड़ा स्मूथली चल रहा था। वहां पर रहने वाले करीब 50 साल पुराने जो नौकर हैं उनकी तनख्वाहें देना, बिजली का बिल देना, बिजली के बिल्स भी मेरे पास है, वो सारी चीजें कर रहे थे, बड़ी स्मूथली चल रहा था। इन्होंने क्या किया कि एक उस पर क्लेम करने के लिए एक सिविल सूट किया सबसे पहले नसरीन सांगा जी ने, ये कहते हुए कि मैं और मेरी बहन के बीच में बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध थे और मेरी बहन मेरे साथ ही जो है रहती थी और मैं उनके साथ रहती थी, इसलिए जो है मैं उनकी वारिस हूं इकलौती और मेरे को इंजंक्शन दे दिया जाए। कोर्ट के सामने जब ये वाद आया तो कोर्ट ने उनको कोई स्टे ग्रांट नहीं किया और जैसे उनके वकील साहब द्वारा बार बार बताया जा रहा, हमने आज तक उसमें डब्ल्यूएस दाखिल नहीं किया। मैं उसके तुरंत जैसी अपीयर हुआ मैंने तुरंत उसका डब्ल्यूएस दाखिल किया और आपत्ति दाखिल की। उसकी दिनांक मैं आपको बता सकता हूं, 20/4/2026 को मैं अपीयर हुआ और मैंने तुरंत जो है उसमें सारे दस्तावेजों के साथ अपना जवाब दाखिल कर दिया। उसके बाद वो लोग टर्न अप नहीं हो रहे। इसके बाद जब उनकी दाल यहां नहीं गली तो उन्होंने एक झूठी एफआईआर बनाने की कोशिश करी, थाने में उन्होंने तहरीर दी, थाने वालों ने कोई तहरीर उनकी जब दर्ज नहीं करी तो वो 175(3) में माननीय न्यायालय के शरण में फिर पहुंची। उसमें एक पुलिस रिपोर्ट आई और उस पुलिस रिपोर्ट में यह पाया गया कि ये सब झूठ बोल रही है और उस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने फाइंडिंग दी पैरा नंबर 18 में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो नसरीन सांगा द्वारा जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उस दस्तावेज के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह अपनी बहन कुलसुम खान के साथ इस फार्म पर काबिज थी। और जिस प्रकार की घटना वो फायरिंग वगैरह की बता रही है, ऐसी घटना के कोई पुख्ता सबूत नहीं पाए गए। ऐसी स्थिति में उनकी वो 175(3) खारिज फरमा। जब वो खारिज हो गई, जून का महीना आ गया तो जून के महीने में लगातार हमें धमकी दी जाती थी, हम लगातार जो है शासन प्रशासन को लेटर्स लिख रहे थे। उस लेटर्स की कॉपी भी मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा आपको। हमने वो लेटर्स लिखे और जून के महीने में स्पेसिफिक 6 तारीख के दिन उन्होंने हमें स्पेसिफिक धमकी दी अपने जितने भी उनके भूमाफिया लोग हैं उनके माध्यम से कि हम जून में कोर्ट बंद रहती है और जून में हम आकर के कब्जा कर लें। दिस वॉज अ प्री एप्रीहेंशन, हमको प्री एप्रीहेंशन था। तो हम कहाँ गए, हम चले गए न्यायालय की शरण में। हमने एक स्पेशल परमिशन ली कोर्ट से कि महोदय ये जून का महीना है, 1 महीने कोर्ट बंद रहती है और इसमें हमें पूरी आशंका है कि ये कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। कोर्ट में जब हमने एप्लीकेशन दी उनके खिलाफ और उनके जितने कारिंदे हैं उनके खिलाफ, तो माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया हमारा ये मामला पाते हुए 11/6/2026 को उस दिन हमें स्टे ग्रांट कर दिया इसी फॉर्म। और स्टे की मैं अगर आप 2 मिनट का दें मुझे समय तो मैं केवल रिलेवेंट पोर्शन पढ़ना चाहता हूं कि इसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना एक फाइंडिंग दे रखी है। क्या कहा माननीय लोअर कोर्ट ने, ये कहा कि इनको निषेधित किया जाता है, नसरीन सांगा को निषेधित किया जाता है कि आपके कब्जे दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपने कारिंदों के माध्यम से और आला अधिकारियों के मदद से किसी प्रकार से इनको बेदखल नहीं करेंगे। दिस वाज द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सिविल जज इन 11th of June 2026।
वो जब हमें आदेश मिल गया तो हम निश्चिंत रहे। और 1 जुलाई के दिन आप आई हुई थी, फॉर्चुनेटली आप आई हुई थी क्योंकि आप मुरादाबाद दिल्ली रहती हैं। तो जब आप आई हुई थी, आप चूंकि 1 तारीख का दिन था, लोगों को तनख्वाहें देनी थी, आपने तनख्वाहें वगैरह दी सुबह 10 बजे, 10:30 बजे के लगभग ये बाहर निकली है फार्म से। उनकी मेरे साथ एक मीटिंग थी, मैं रुद्रपुर में था, तो आपने मुझे फोन किया, मैं रुद्रपुर आ रही, मैंने कहा ठीक है मैम, आप मेरे चैम्बर में आ जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ। अचानक रुद्रपुर पहुंच नहीं पाई थी, तभी इनकी जानकारी में आ गया कि कुछ लोग नसरीन सागा के साथ 3 गाड़ियों में आए, गेट का मेन गेट का ताला तोड़ा, अंदर फार्म में जो कोठी बनी है उसके ताले तोड़े और वहां जाकर के कब्जा कर लिया। वहां हमारे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे, फुटेजेस थी, सारी डीवीआर वगैरह सब ध्वस्त कर दी और वहां जितने हमारे कारिंदे थे उनको सटन किया और वहां पर कब्जा कर लिया। जब ऐसा हुआ तो हमने एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य, क्योंकि आप रुद्रपुर आए नहीं थी, मैंने आपको एक एडवाइस किया कि आप तुरंत एक लेटर एफआईआर, एक तहरीर के रूप में माननीय एसएसपी महोदय को दें और तुरंत उसको जो है कार्रवाई के लिए कहें। आपने वही किया, आपने एक तहरीर बनाई, उस तहरीर की कॉपी भी मेरे पास है और आपने वो एसएचओ किच्छा को भी दी और एसएसपी महोदय को भी और एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया, शासन प्रशासन को सबको अवगत कराया, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। हमें विश्वास था कि हमारे को यहां से भी न्याय मिलेगा और जब हमारी ये बात सुनी जाएगी तो हमारे साथ मदद की जाएगी। तो वहां एक अचानक से एक ऐसा माहौल बन गया कि एक अलग ही नैरेटिव चलने लगा, जो कि ऐसा नहीं है। एक सामान्य नागरिक, इनके फंडामेंटल राइट्स है, उसका उपयोग किया। हर आदमी को अधिकार है कि वो लीगल रेमेडीज को अवेल करे, ऐसा ही आपने किया। ऐसा करने के साथ एक अलग माहौल, एक अलग नैरेटिव जब चलने लगा, एक अलग दिशा में चीजें जाने लगी, तो हमने क्या किया, हमने उसी दिन प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया, उसके जो है लीडर बनाए, जो नेतृत्व किया उसका मुखिया बनाए हमारे एडीएम पंकज उपाध्याय जी, और उन्होंने कहा कि आप अगले दिन दोनों वकील साहिबान अपने अपने दस्तावेज लेकर के आ जाइए और हम ये फैसला करेंगे कि कौन क्या कैसा है। इस बारे में आज शासन प्रशासन फैसला करें, क्योंकि हम पूरा विश्वास रखते हैं शासन प्रशासन पे। हम लोगों ने वही किया। अगले दिन सुबह तहसील में वो बैठे थे पंकज उपाध्याय जी, उनके साथ बैठे थे एसडीएम महोदय और साथ में सीओ साहब वगैरह सभी लोग बैठे थे और केवल वकील और केवल क्लाइंट्स को अंदर बुलाया था। जब हम लोग आए तो मैंने ये सारे दस्तावेज जो हमारे पास है, मैंने ये दस्तावेज जो आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने पंकज उपाध्याय जी को दिखाया सारे। उन्होंने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है और निवेदन किया कि जैसी स्थिति हम वैसी बनाए रखेंगे। अगर आप कोई चाहते हैं कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो आप न्यायालय में, क्योंकि मामला विचाराधीन है, आप न्यायालय से आदेश ले आए। तो हमने भी अपील की, मेरे क्लाइंट्स ने भी अपील की लोगों से कि कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा घटनाक्रम ना करें जिससे कि माहौल खराब हो, शांति बनाए रखें। और जो वहां इनके समर्थक में लोग आए हुए तो उनसे भी हमने हाथ जोड़ करके आप ही ने निवेदन किया कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं। हमें शासन प्रशासन पे और अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। इसी के अनुरूप जैसा हमें सुझाया गया था पंकज उपाध्याय जी के द्वारा, तो हमने 2 काम किए। सिकंदर आलम जी तो चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहां पर जाकर के इन्होंने इमरजेंसी में एक रिट पिटीशन दाखिल करी जो घटनाक्रम हुआ था उसको दिखाते हुए, और आप चले गए कंटेम्प्ट में मेरे माध्यम से सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में हमने ऑर्डर 39 रूल 2 कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, तो उनके आदेश का उल्लंघन हुआ तो वो हमने पिटीशन दाखिल कर, दोनों पिटीशन एक समय पर दाखिल हुई, एक हाई कोर्ट में दाखिल हुआ और एक लोअर कोर्ट में दाखिल हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया आप सभी लोगों के संज्ञान में है, मैं ऐसा समझता हूं उसको बताने की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा और हमारी बात को सही पाया और ये कहा कि जो ऑनरेबल सिविल जज द्वारा जो निर्णय दिया गया है 11/6/2026 का, उसका अक्षरशः पालन करें। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया माननीय उच्च न्यायालय ने, लेटर एंड स्पिरिट, दैट ऑर्डर शुड बी फॉलोड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। इसका तात्पर्य ये होता है, लेटर एंड स्पिरिट का तात्पर्य जैसा लिखा है वैसा और जैसे न्यायालय की मंशा है वैसा, दोनों ही चीजों का आप अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है दिनांक 3/7/2026 का। जब ये ऑर्डर आया तो जैसा हमें कहा गया था पंकज उपाध्याय जी द्वारा, तो हम वो लेटर वो लेकर के, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश आ जाता तो हम आपका अनुपालन करें। तो वो हमने आज सुबह 11:31 पे माननीय एसएसपी महोदय को भी हमने ये कॉपी रिसीव कराई और माननीय डीएम महोदय के यहाँ कार्यालय में भी, कार्यालय में बता रहा हूं मैं, वो हमें पर्सनली मिले नहीं, हमने कार्यालय में दोनों लोगों को, क्योंकि दे आर द हेड ऑफ दिस उधम सिंह नगर, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और आप जो है पुलिस के हेड है,
कप्तान साहब हैं। तो कप्तान साहब के कार्यालय में हमने रिसीव कराया। हमें पूरा विश्वास है, शासन प्रशासन पर पूरा विश्वास रखते हैं कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया है तो सभी के लिए इनकम्बेंट है कि उसका अनुपालन कराएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने पुलिस डिपार्टमेंट में, कि इस आदेश को जो दिनांक 3/7/2026 को पारित किया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसका अनुपालन कराया जाए। अभी एक सवाल आपने किया नसरीन सांगा जी के बारे में। उन्होंने जो एक अपना बयान दिया है, उस बयान के संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले चले हैं, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी, इसकी फोटोकॉपी मेरे पास, जिसमें उनको 3 साल के लिए दोषी ठहराया गया। और ये मैं आपको दिखा सकता हूं, उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय ये पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था नैनीताल में। 2008 की बात है। और ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन आया है 19/2/2020 का। अगर आप चाहें तो मैं उसका केस नंबर भी बता सकता हूं आपको। और इसमें जो जज साहब थे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद आर्या जी, बहुत ही बेहतरीन जज हैं और आजकल हमारे यहीं पोस्टेड भी हैं। इन्होंने एक डिसीजन दिया और इनको नसरीन सांगा को 420 के अंदर 3 साल की सजा, 120B के अंदर 3 साल की सजा सुनाई। तो जो आपके सामने एक नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक कार्ड खेला जा रहा है कि मैं बुजुर्ग हूं और मैं, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसा, मैं तो एक वकील हूं और मेरी जो क्लाइंट्स हैं ये भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस संपत्ति की बात हो रही है, ये संपत्ति आपकी पैटर्नल संपत्ति है, पिताजी की तरफ से आई हुई है। इनके ससुराल पक्ष का इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इनके पिताजी की तरफ के सारे लोग हैं, जैसे कुलसुम खान जी हो गई, नसरीन सांगा जी हो गई, और आप सिकंदर आलम खान साहब, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, चचा भतीजे और सारे लोग। मैं चचाजाद भाई हूँ, फर्स्ट कजन है आप। मेरे पिताजी आलमगीर खान और इनके पिताजी कुलसुम खान के और नसीर सांगा के बेगुंडा थे। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एसएसपी और डीएम साहब के वहां आपने जो जी, मैंने पूरा ये सारे लेटर्स 11:31 में हमने रिसीव करा दिए हैं। वी आर वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा भी वो हमको बताएंगे, हम पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। हमने सबसे अपील किया और इस चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह की ऐसा कोई कृत्य ना करे कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब। ये 2 लोग जाएं आए, जैसा भी करें, जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन करे, इनको पुलिस प्रोटेक्शन देना है क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है इस बात को, तो उसका अनुपालन कराना हम सभी का कर्तव्य भी है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसका अनुपालन किया जाए।